आज बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। ये साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पार्ट है वह है ये। आपको पता होगा कि क्लास 7th में जो 7th की क्लास होती है उसमें भी आपने ये इसके बारे में पढ़ा होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण होते हैं। तो चले आज इसको हम बड़े डिटेल से देखेंगे और जो आपके एग्जाम की दृष्टि हो और जो नॉलेज हो, आपका जो नॉलेज के व्यू से अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पे लिखा है मेरा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं और जो समीकरण होते हैं उनको समझने से पहले हम सबसे पहले यह देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले आज हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। अब देखिए, जिस प्रकार से मेरे पास यहाँ पे देख रहे होंगे आप, क्या है मेरे पास ये दो टुकड़े क्या हैं, कागज के हैं। अभी देखिए, अगर हम इस कागज को इस प्रकार से मोड़ें और इसके दो टुकड़े कर दें, ठीक है ना, इसको यहाँ बीच से अगर तोड़ते हैं हम और इसके इस प्रकार से हम दो टुकड़ों में इसको विभाजित करते हैं, तो क्या आप कहेंगे कि ये इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है या रासायनिक परिवर्तन हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अब देखिए आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब एक कागज का ये टुकड़ा था मेरे पास, इसको अगर मैंने क्या कर दिया, दो भागों में विभक्त कर दिया, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। तो चले इसी को आज हम समझते हैं कि क्या ये आखिर रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। आप देख रहे होंगे, जब मैंने इस कागज को दो भागों में विभक्त किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें आकार में परिवर्तन हो गया है। पहले ये कागज इस प्रकार से था, इतना बड़ा था, लेकिन इसको मैंने मोड़ करके या काट करके इस प्रकार से दो भागों में विभक्त कर दिया, तो अब आप कह सकते हैं कि इसके आकार में परिवर्तन हो गया, न कि इसके रसायन में, इसके केमिकल में कोई परिवर्तन हुआ है। क्या आप देख सकते हैं कि इसके रसायन में कोई परिवर्तन हुआ है। ये पहले ये कागज किसी अन्य तत्व या अन्य धातुओं से बना था, तो ये किसी अन्य धातुओं से बना है क्या? नहीं। आपका जवाब यही आएगा कि ये क्या है, इसके आकार में जरूर परिवर्तन कर दिया है आपने, लेकिन इसके केमिकल जो रसायन होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हमेशा याद रखना, भौतिक परिवर्तन वही होता है जब हम क्या करते हैं, किसी के रसायन में कोई परिवर्तन न होकर उसके जो आकार होता है, जो साइज होता है, उसमें परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अभी आपने देखा होगा, जिस प्रकार से हमने एक उदाहरण से आपको समझाया कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जब रसायन में कोई परिवर्तन ना हो, केवल उसके आकार में परिवर्तन हो, उसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखिए कि किस प्रकार से आपने देखा होगा। पहले सबसे पहले बर्फ है, बर्फ को जब पिघलाया जाता है तो क्या बनता है, पानी बनता है, और पानी को जब पिघलाया जाएगा तो क्या बनेगा, गैस बनेगा या वाष्प बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हैं ये किस का एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है कि रासायनिक परिवर्तन का। अब देखिए, बर्फ को भी हम H2O कहते हैं, पानी को भी H2O कहते हैं और वाष्प को भी हम H2O कहते हैं। तो देखिए, इसके आकार में परिवर्तन हुआ या इसके रसायन में परिवर्तन हुआ, तो आप कह सकते हैं देखकर कि इसके क्या हुआ, आकार में परिवर्तन हुआ, ठीक है ना, न कि रसायन में परिवर्तन हुआ। बर्फ देखो, बर्फ थी, सेम था H2O, यहाँ पे पानी भी सेम था H2O और वाष्प भी सेम था क्या, H2O। तो अब आप कह सकते हैं कि इसके केवल क्या हुआ, आकार में परिवर्तन हुआ। बर्फ से क्या थी, बर्फ से पानी बना, पानी को हमने गर्म किया तो वाष्प बना। तो इसके खाली आकार में परिवर्तन हो रहा है, न कि इसके रसायन में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। देखिए, अब बात करते हैं हम रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन आखिर होते क्या हैं, इसको भी जरा उदाहरण से समझाते हैं। हमारे पास ये पेपर है, देख रहे होंगे आप, ये पेपर है मेरे पास। इस पेपर को यदि मैं आग में जला दूं, क्या करूं, आग से जला दूं,
तो इसके जलने के बाद क्या होगा, इसमें एक तो धुआं आएगा, दूसरा क्या आएगा, इस पे लाइट आएगी जो जिसे उष्मा कहते हैं वो आएगी, ठीक है ना। फिर इसमें क्या होगा, CO2 बन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। तो आप कह सकते हैं कि जब मैं इस कागज को जलाऊंगा तो इस कागज को जलाने के बाद इसके आकार में परिवर्तन होगा या रसायन में परिवर्तन होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इसके किस में परिवर्तन होगा, आकार के साथ साथ इसके किस में परिवर्तन हो जाएगा, रसायन में परिवर्तन होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे देखिए, आकार के साथ साथ क्या हो, रसायन में भी परिवर्तन हो। ये कागज था, इसको जलाया, जला करके इससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है ना। इससे लाइट आई, जब मैं इसको जलाऊंगा लाइट आएगी ना, उजाला होगा ना, इससे उष्मा भी आई, गर्म उष्मा आएगी और नए पदार्थों का क्या हो जाएगा, नए पदार्थों का निर्माण हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चले एक और उदाहरण हम देखते हैं जो आपके घरेलू जीवन में, आपके दैनिक जीवन में हमेशा आपने देखा होगा। आप क्या करते हैं, दही जमाते हैं तो इसके लिए दूध रखते हैं, तो दूध से दही बनना भी क्या होता है, क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। हमेशा याद रखना, दूध फटना भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। मुझे मालूम है आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ये आपके समझ में अच्छी तरह से आ चुके होंगे। अब आप देख रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जो आपके पास पाठ का नाम भी है, रासायनिक अभिक्रियाएं, आखिर उसको समझते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख रहे होंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, पानी बना रहा है, ठीक है ना। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये H2O बना रहा है, पानी बना रहा है। कागज का जल कर राख होना भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो चले इसको समझते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या कर रहा है, पानी कैसे बना रहा है। यहाँ पे समझिए, ये हाइड्रोजन क्या है, एक गैस के फॉर्म में रहती है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। जब ये मिलते हैं, जब ये आपस में अभिक्रियाएं करते हैं, जब इनके बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये एक नए तत्व का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पानी। और ये हमेशा किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ये एक तरल पदार्थ के रूप में पानी होता है, जबकि ये दोनों गैस हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं और इसी को हम रासायनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। अभी आपने देखा होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ये दोनों पदार्थ हैं, ये दोनों गैसेस हैं, ये गैस जब मिलकर क्या कर रहे हैं, दोनों गैस मिलकर एक या एक से अधिक नए तत्वों का या नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या कर रहे हैं, एक बिल्कुल डिफरेंट प्रकार के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पुनः उसकी उसी भौतिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता है या नहीं ला सकते हैं। जब देखिए, जब मेरे पास ये कागज है, ये क्या है, कागज है, ये कागज का टुकड़ा है। इस कागज के टुकड़े को मैं क्या करूंगा, आग लगा दूंगा। तो क्या मैं इसको आग लगाने के बाद जो राख है, उस राख से मैं क्या पुनः इसको क्या कर सकता हूँ, कागज बना सकता हूँ? ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं हो सकता। तो यही यहाँ पे आपने समझना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पुनः उसकी उसी भौतिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता या नहीं ला सकते। अब आगे देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रेक्षण है उसको देखते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रेक्षण होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में निम्न परिवर्तन संभव है। जब रासायनिक परिवर्तन होता रहता है तो उस समय पदार्थों में क्या होता है, निम्नलिखित परिवर्तन होते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब मैं इस कागज को आग लगाऊंगा तो इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन क्या होगा, एक तो ये CO2 बनाता है, दूसरे में ये क्या करेगा, इससे लाइट उत्पन्न होगी, तीसरे में ये क्या करेगा, ये उष्मा को क्या कर देगा, उष्मा उत्पन्न कर देगा, ठीक है ना। तो वही हमने देखना है। सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन होना। अब देखिए,
इस कागज को मैंने आग लगाया, क्या लगाई? आग लगाई, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये पहले कागज था, इस कागज से जो ये राख बनेगी तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। तो रंग में परिवर्तन, इसके रंग में कोई परिवर्तन होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? ये आप देख रहे होंगे कि ये पहले कागज था, बाद में राख बन गया तो रंग में परिवर्तन हो गया। तापमान में परिवर्तन, तापमान में भी इसके परिवर्तन होगा, जरूर होगा। गैस का उत्सर्जन, ये गैस का भी उत्सर्जन करेगा, ठीक है ना। तो ये यही आपने देखना था कि रासायनिक अभिक्रियाओं का जो प्रेक्षण था उसमें मैंने ये 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है और गैस का उत्सर्जन हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम आगे देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, हमारे दैनिक जीवन में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो हमेशा याद रखना। सबसे पहला है भौतिक, जो भोजन का पाचन होता है। हम भोजन करते हैं, उसका पाचन भी तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। वो भोजन क्या होता है, हमारे शरीर में जब अंदर जाता है तो वो क्या होता है, पचता है, तो वो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये श्वसन है, श्वसन भी क्या है, श्वसन क्या है, एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि श्वसन होता है तो C6H12O6 को ये क्या कर देता है, हमारे फेफड़ों में तोड़ देता है। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को क्या कर देता है, तोड़ देता है। दही का बनना, दूध से दही का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। कागज का जलना, कागज का जलना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, जंग लगना लोहे पर, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपको पता होगा वाष्पीकरण, वाष्पीकरण उसे कहते हैं द्रव का गैस में बदलना। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ऊर्ध्वापतन, ऊर्ध्वापतन होता है ठोस का गैस में बदलना। तीसरा है आसवन और चौथा है अपकेंद्रीकरण, जो पृथक्करण की एक क्या है, विधि होती है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाले जो रासायनिक परिवर्तन हैं, उनमें से ये सभी हमारे दैनिक जीवन में घटित होने वाले रासायनिक परिवर्तन हैं। अब ये दो हमारे पास जो ये अभिकारक उत्पाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत सरल होने के साथ साथ यही सारे रासायनिक जितनी भी हमारी अभिक्रियाएं होते हैं, जो भी रासायनिक समीकरण बनते हैं, उनमें ये दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलें देखते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, जैसे हमारे पास था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना। इन दोनों ने भाग लिया किसमें, अभिकारक। ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलकर बनता है तो क्या बनता है, क्या बनता है मिलकर, ये बनता है जल। बनता है नहीं बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो जल का जो जल है हमारे पास, जो जल जिसे हम पीते हैं वो बनता है। तो ये जल जो बना तो इसी को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। याद रखना, ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। क्या हैं, अभिकारक। और इन दोनों से मिलकर जो ये नया हमारे पास जो पदार्थ बना उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो इसको हम परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है, क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। ये हमारे पास ये अभिकारक थे। अभिकारक उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। देखिए, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या हैं, दो पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, वो जल बना। इसी जल को हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। इतना आपके समझ में आ चुका होगा।
रासायनिक अभिक्रिया के बाद अब बात करते हैं दोस्तों रासायनिक समीकरण। आखिर रासायनिक समीकरण होते क्या हैं? चलो इसकी परिभाषा देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्र के साथ सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमेशा याद रखना, जो हमारे पास अभिकारक होंगे उन अभिकारकों को हम क्या करेंगे, जब हम उन अभिकारकों को उनके सांकेतिक रूप से दर्शाएंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे मैग्नीशियम है जिसको हम दर्शाते हैं Mg से, और जो ऑक्सीजन है उसको हम दर्शाते हैं किससे, O2 से। हमेशा याद रखना। तो जब Mg और O2 बनता है तो इन दोनों के अभिकारक, ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। इन दोनों अभिकारकों को जब मिलाया जाता है, इनके अभिक्रियाएं की जाती हैं, तो हमारे पास जो पदार्थ बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, वो MgO होता है। इस प्रकार की जो हमारे पास अभिक्रिया बनती है उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जिस अभिकारक और उत्पाद को हमने किस रूप में डाला है, हमने यहाँ पे इसको डाला है उसके सूत्र के रूप में और सांकेतिक रूप में, तो इसे सांकेतिक रूप को प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यह आपकी समझ में आ चुका होगा। अब देखिए अगले एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये Mg है, मैग्नीशियम है, प्लस ये ऑक्सीजन है। जब ये आपस में अभिक्रिया, दोनों को मैंने कहा ये अभिकारक हैं और ये जो हमारे पास ये प्राप्त हुआ है इसको उत्पाद कहते हैं। मैंने कहा कि ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। लेकिन आप देखिए इसको मैंने क्या कहा, विनाम कंकाली रासायनिक समीकरण। अभी ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है दोस्तों। अब देखिए ये क्या है, अभी कंकाली रासायनिक समीकरण। यदि हम इसको अब संतुलित करें तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने परमाणु थे, यहाँ पे एक था, सिर्फ एक था, यहाँ पे मैग्नीशियम एक था, लेकिन हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन 2 है। तो क्या ये संतुलित है, नहीं है। यहाँ भी देखिए जब अभिक्रिया भी होगी तो मैग्नीशियम भी हमारे पास एक है और जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो भी एक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये समीकरण संतुलित है, नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले इस मैग्नीशियम में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। जब इस मैग्नीशियम में 2 का गुणा करना पड़ेगा तो इसका देखिए जो ये यहाँ पे 2 है, इसका भी ये क्या हो जाएगा, भार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम इसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो अब ये क्या होगी, एक संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। ये याद रखना, इस प्रकार से संतुलित करना पड़ता है इसको, रासायनिक समीकरण को। ऐसा नहीं कि हमने अपनी मर्जी से ये लिखे, लेकिन जब इसको संतुलित करना पड़ेगा। मैंने कहा यहाँ पे पहले क्या था, एक था मैग्नीशियम और एक था, 2 थे यहाँ पे ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एक था और ऑक्साइड क्या था, जो ऑक्सीजन था वो भी एक था। लेकिन हमने इसको संतुलित करना है तो ऑक्सीजन के जो क्रमांक है यहाँ पे 2 है, तो हमने मैग्नीशियम का भी 2 करना है। और इस पूरे जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में 2 का गुणा हो जाएगा तो मैग्नीशियम भी 2 गिने जाएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 गिने जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने इसको यहाँ लिख लिया और इसको यहाँ, ये बिल्कुल क्या होता है, गलत होता है। इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो अब हमारे पास ये क्या होगी, ये जो समीकरण हुई ये संतुलित समीकरण के रूप में होगी। अब देखिए जो अगला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ने से पहले आपको पता होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। जब 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ होते हैं मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों को क्या कर देते हैं, उनका निर्माण कर देते हैं। जैसे आपने देखा था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलके क्या बन रहा था, जल का निर्माण कर रहा था। तो ये एक प्रकार से एक नए पदार्थ का एक निर्माण कर रहा था। तो उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो देखा होगा आपने, मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में बताया, लेकिन आपकी बुक में जब ये टॉपिक आप देखेंगे तो वहां पर कुछ और बातों को भी बताया गया है
जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपकी बुक में दे रखा है CaO प्लस H2O, जब इनकी अभिक्रिया होती है तो ये बनाता है CaOH2, ठीक है ना। ये आपको पता होगा कैल्शियम ऑक्साइड है ये, और ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है। जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होती है, जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होती है तो ये कैल्शियम क्या बना देता है, हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इन दोनों को हमने क्या कहा था, ये है अभिकारक, ये क्या है, अभिकारक है। और जो यहाँ पे ये नया जो केमिकल बना है, जो इसके दोनों के आपस में अभिक्रिया करके जो ये नया पदार्थ बना है, इसी को हम क्या कहते थे, उत्पाद कहते थे। तो हमेशा याद रखना, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये कैल्शियम है, तो यहाँ ऐसा है जैसे कैल्शियम की जो अभिकारक में जितनी इसका क्या है, इम्पोर्टेंसी है, जितना ये है तो उतना ही ये यहाँ उत्पाद में भी होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये कुछ और हो और यहाँ जाके इसमें कुछ और परिवर्तन हो। जैसे आपने देखा यहाँ पे कैल्शियम 1 था तो यहाँ पे भी कैल्शियम क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ ये कैल्शियम था, यहाँ ये कैल्शियम था और यहाँ जाकर ये क्लोरीन बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होता है। हमेशा याद रखना, जब हमारे पास क्या होता है, ये अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक में जितनी इनकी मौजूदगी होती है उतने ही ये उत्पाद में भी होता है, ठीक है ना। ये आपने समझ चुके होंगे, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि जितने हमारे पास कैल्शियम के परमाणु अभिकारक में होते हैं उतने ही आगे जाकर क्या होते हैं, उत्पाद में भी उतने ही हमारे पास परमाणु होते हैं। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जो ये है आयरन। और ये आयरन मौजूदगी जो है, इसकी मौजूदगी यहाँ पे 1 की है आयरन। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी आयरन कितना है, 1 है। लेकिन जब ये क्या होता है, आयरन के साथ जो अभिक्रिया करता है कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, जब कॉपर सल्फेट के साथ आयरन अभिक्रिया करता है तो इसको हम अभिकारक कहते हैं, हमेशा याद रखना। और इसको हम उत्पाद कहते हैं। इसको मत भूलना कि ये उत्पाद क्या होता है और अभिकारक क्या होता है, ठीक है ना। जब आयरन के साथ जो कॉपर सल्फेट होता है वो क्या करता है, वो SO4, जब कॉपर के साथ ये आयरन के साथ अभिक्रिया करके ये बना रहा है यहाँ पे FeSO4 प्लस कॉपर। आप देख रहे होंगे इन दोनों के बीच जो ये पुराने हमारे पास तत्व हैं, इन तत्वों के बीच क्या हो रहा है, एक प्रकार का आबंध जो होता है वो आबंध टूट रहा है, ठीक है ना। इन जो ये पुराने जो तत्व हैं इनके बीच हमारे पास जो ये अभिकारक है, इनके बीच हमारे पास जो देख रहे होंगे आप, आबंध हैं, आबंध टूट रहे हैं और उन नए आबंधों को क्या कर रहा है, बना रहा है। आप देख रहे होंगे जब यहाँ पे कॉपर के साथ सल्फेट था तो सल्फेट क्या कर रहा है, सल्फेट के साथ यहाँ पे क्या आ गया, इसने अभिक्रिया कर दी। देख रहे होंगे आप यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, CuSO4 था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, FeSO4 आ गया और ये कॉपर को क्या कर दिया, इसने अलग कर दिया। तो जब क्या होता है इस स्थिति में, जब हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जब हमारे पास क्या होता है, 2 या 2 से अधिक जब हमारे पास अभिकारक होते हैं, वो क्या बनाते हैं, अपने जो नया ही एक क्या बनाते देते हैं, जो पदार्थ बना देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के रूप में उसे जानेंगे। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 देखिए संयोजन अभिक्रिया, दूसरा देखिए वियोजन अभिक्रिया, तीसरा देखिए विस्थापन अभिक्रिया, चौथा देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया और 5वां देखिए उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। तो चलें समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन किसे कहते हैं, द्विविस्थापन क्या होता है, उपचयन और अपचयन क्या होता है। ये बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हैं, इनमें से कुछ न कुछ आपके पास बोर्ड में जरूर दिखाई देगा। देखिए जो रासायनिक जो अभिक्रियाओं के जो प्रकार थे उसमें सबसे पहला प्रकार मैंने आपको कहा था कि संयोजन अभिक्रिया होता है।
दूसरा जो प्रकार होता है वियोजन अभिक्रिया होता है, तीसरा जो विस्थापन होता है, चौथा द्विविस्थापन होता है, पांचवा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होता है। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। आपको इसकी परिभाषा भी आपने इसको समझना है, ऐसा नहीं कि रटना है, रटते नहीं है, इसको समझना होगा। जब आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो ये आपके दिमाग से कभी भी भागेगा नहीं। तो आप देखिए, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसको हम समीकरण के कारण इसको समझेंगे कि दो या दो से अधिक जो अभिकारक होते हैं तो वो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पन्न जो किया हुआ उनके द्वारा जो पदार्थ है उसको निर्माण करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे CaO है, CaO प्लस H2O ये अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके देखिए यहाँ पे CaOH2 बनाता है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्साइड जब मिलके ये दोनों क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, आपको पता है। और जो ये है ये क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। हमेशा याद रखना, जब ये दो अलग अलग प्रकार की यहाँ पे देख रहे होंगे अलग अलग प्रकार क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है। जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, अपने आबंध को, जो आबंध होते हैं उन आबंधों को तोड़ते हैं और अभिक्रिया करते हैं आपस में। तो ये अपनी अभिक्रिया के दौरान जब उसके पश्चात ये एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड के बाद हाइड्रोजन ऑक्साइड है। जब हाइड्रोजन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ये है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक, ये दो हैं या दो से अधिक जब अभिकारक मिलते हैं तो दोनों क्या करते हैं, ये दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये हमेशा याद रखना। इसके और भी हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे CaOH2 ठीक है ना प्लस CO2, ये भी अभिक्रिया करके CaCO3 बनाता है प्लस H2O ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके कि और एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कोयले का जलना, कोयला का जलना भी एक क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। जो क्या होती है इस प्रकार से देखिए, ये कार्बन था प्लस ऑक्सीजन था, ये कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, ये जल कर क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक अगला एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं, जल का निर्माण संयोजन अभिक्रिया में। जल का निर्माण देखिए किस प्रकार से होता है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। मैंने कहा ये दोनों गैसेस हैं, ये गैस मिलकर एक लिक्विड का निर्माण कर रहे हैं जिसे क्या कहते हैं, जल कहते हैं, H2O। इसको विज्ञान की भाषा में ये सूत्र है इसका, ठीक है ना। तो देखिए जल का निर्माण, कोयले का निर्माण, जो ये अभिक्रिया है इसका निर्माण, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, संयोजन अभिक्रिया कहलाएंगे। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं एक अभिकारक ये है, एक ये है, दो या दो से अधिक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कहते हैं, इस उत्पाद को निर्मित करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी आपने देखा होगा। ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, जो ऊष्मा को क्या कर देता है, निकाल देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि, तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है, तो इसको हम देखिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन। तो प्राकृतिक गैस के रूप में हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं, ये CH4 है, ये क्या है, मेथेन है, प्लस ये ऑक्सीजन है। जब इसका दहन किया गया, ठीक है ना, तो ये क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना। अब प्लस इससे क्या निकली, दहन होता है। जब प्राकृतिक गैस का इसके साथ दहन होगा, जब मेथेन का दहन ऑक्सीजन के साथ होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जो बन रहा है, साथ में इसके साथ क्या होगा,
उष्मा भी आएगी। तो इसको हम समझ सकते हैं कि उष्माक्षेपी किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा निकलती है, जिसमें उष्मा क्या होती है, निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमारे श्वसन से रिलेटिव है, जो हमारे श्वसन से रिलेटिव है, ठीक है ना। तो ये श्वसन है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो देखिए क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जब हमारे फेफड़ों में जाता है तो वहां मौजूद क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ना पड़ता है। जब ग्लूकोज तोड़ता है तो ये क्या हो जाता है, ये 6O2 + 6H2, ठीक है ना। इसके साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करके 6CO2 + 12H2O बनाता है। तो ये भी एक किया है, इसका एग्जाम्पल है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, याद भी करने हैं ये, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको समझने होंगे बड़े ध्यान से। रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार थे उसमें जो दूसरा हमारे पास टॉपिक है वो है वियोजन अभिक्रिया। तो देखते हैं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, एकल अभिकारक से दो या दो से अधिक, एकल जो अभिकारक होते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होना ही हम क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे CaCO3 है, ये एकल अभिकारक है कि नहीं है, ये एकल अभिकारक है। इसको हमने क्या किया, गर्म किया, अभिक्रिया करवाई, तो ये हो गया CaO + CO2। तो देखिए आपने किस प्रकार से समझना है, ये एकल अभिकारक है, मैंने कहा इसको अभिकारक कहा जाता है, इसको उत्पाद कहा जाता है। तो ये एकल अभिकारक है और एकल अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद को निर्माण होना या दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण होना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आपको पता होगा अभी तक जो हमने संयोजन जो अभिक्रिया थी उसमें क्या था, दो या दो से अधिक जो अभिकारक थे वो वियोजित होकर क्या कर रहे थे, वो अभिक्रिया करके एक बना रहे थे, एक क्या बना रहे थे, उत्पाद बना रहे थे। लेकिन इसमें उसका डिफरेंट बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमारे पास अभिकारक है, एकल अभिकारक, और दो हमारे पास क्या हो गए, उत्पाद हो गए। तो ये इस प्रकार से आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसमें ये याद रखना कि जो ये वियोजन अभिक्रिया होती है, तो वियोजन अभिक्रिया के लिए कुछ उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा उष्मा हो सकती है, वह ऊर्जा प्रकाश हो सकती है, वह ऊर्जा विद्युत हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि वो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, जो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होती है उसमें देखते हैं हम एक उदाहरण के दृष्टि से इसको देखते हैं। जो FeSO4 7H2O, यह क्या है, फेरिक सल्फेट क्रिस्टल है, ठीक है ना। जब इसको गर्म किया जाता है, उष्मा दी जाती है, तो ये FeSO4 का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। जब इसको ये फेरस क्या है, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल का सूत्र है। जब इसको उष्मा दी जाती है या गर्म किया जाता है तो ये FeSO4 बना देता है, ठीक है ना, ये याद रखना आप। अब देखिए यहाँ पे जो ये फेरस सल्फेट होता है ये हरे कलर का होता है। कैसा होता है, हरे रंग का होता है। अब इसको देखिए, यदि FeSO4 को जब क्या किया जाए और अत्यधिक उष्मा इसको दी जाए या और अधिक गर्मी में इसको क्या किया जाए, अभिक्रिया करवाई जाए, तो ये बन जाता है Fe2O3 + SO2 +
SO3, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये गैस के स्टेज में रहते हैं, ये भी गैस होती है, ये सॉलिड होता है और ये भी सॉलिड होता है। ये आपका तुम्हें पता होगा, यहाँ पे जब हमने FeSO4 को क्या किया और अत्यधिक उष्मा दी, बहुत अधिक गर्मी में इसको क्या किया, अभिक्रिया करवाई, तो ये इसके बाद क्या हो गया, ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक आपका फेरिक ऑक्साइड है और ये क्या है, सल्फर डाई है और ये सल्फर ट्राई है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो चलें इसको एक एग्जाम्पल के दृष्टि से देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया आखिर होती क्या है, इसको देखते हैं। क्या हुआ कि देखिए विस्थापन अभिक्रिया है जो, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ये परख नली है, ठीक है ना। इस परख नली के अंदर हमारे पास कुछ विलयन है, जिस विलयन का नाम है CuSO4, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। ये कॉपर सल्फेट हमारे पास है CuSO4। इसके अंदर क्या है, हमने एक परख नली के अंदर इसका विलयन डाला है और हमारे पास आयरन की दो क्या हैं, कीले हैं। ये आयरन की क्या हैं, कीले हैं। आपको पता होगा आयरन की होती हैं, लोहे की कीले होते हैं। इस लोहे की कील को जब हमने क्या किया, यहां से लेकर हमने इसमें डुबो दिया। क्या है ये, कौन सा ये विलयन था, कॉपर सल्फेट नाम का एक विलयन था। उस विलयन में हमने इस आयरन के कीलों को क्या कर दिया, डुबो दिया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि कुछ हमने इसका जो ये लिक्विड था, जो विलयन था, इस विलयन को हमने कुछ अपने पास क्या रखा है, बचा के रखा है, जो अतिरिक्त है, ठीक है ना। तो हुआ ये कि जो ये हमारे पास इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट में हमने ये कीलें डाली थी जो आयरन की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट का कलर किस प्रकार का था, नीला कलर था। लेकिन जब हमने क्या देखा कि कुछ देर बाद क्या हो गया, इसके अंदर से जब हमने ये कीलें थी, ये कील निकाल दी, बाहर रख दी, तो इन कीलों का रंग कैसा हो गया था, भूरा हो गया था। इन कीलों का रंग क्या हो गया, भूरा हो गया। और जो ये FeSO4 है, ये किस रंग का हो गया, ये FeSO4 हो गया, ये हो गया अब क्या, ये CuSO4 क्या बन गया, ये बन गया FeSO4 और इसका कलर हो गया किस प्रकार का, हरा कलर, ठीक है ना। तो अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से हमने इसको सिद्ध किया कि हमारे पास एक आयरन था, तो आयरन के साथ जब हमने अभिक्रिया कराई CuSO4 की, ठीक है ना, जब इसके साथ हमने अभिक्रिया कराई तो हमारे पास देखा होगा आपने, ये हुआ आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है ना। तो जो पहले देखिए यहाँ पे विस्थापन किस प्रकार का हुआ कि जो ये आयरन था, ये आयरन और ये बिल्कुल अलग था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कॉपर सल्फेट के साथ मिला हुआ कॉपर था। यहाँ पे आपने देखा होगा ये आयरन किसके साथ मिल गया, ये सल्फेट के साथ मिल गया और जो ये कॉपर था ये अलग हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब है हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको समझते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। जो अभिकारक होते हैं आपको पता होगा उनके बीच क्या होता है, आयन जो होते हैं उसका आदान प्रदान होता है। ये हमारे पास क्या है, इस प्रकार का हमारे पास ये दो परख नलियां हैं, आप देख रहे होंगे। इसके अंदर जो है ये है सोडियम सल्फेट, ये क्या है, सोडियम सल्फेट का विलयन, ठीक है ना। और इसके अंदर है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो अब हुआ ये कि किस प्रकार से हमने देखना है कि किस प्रकार से इसका जो एग्जाम्पल बनेगा, तो उससे हम समझेंगे कि किस प्रकार से इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे हमारे पास Na2SO4, ठीक है ना, ये है सोडियम, ये है सल्फेट, ठीक है, प्लस
BaCl2, ये हो गया क्या, बेरियम क्लोराइड। ठीक है ना। जब इनके बीच अभिक्रिया करवाई जाती है तो देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, जब अभिक्रिया होती है तो ये हो जाता है BaSO4। ठीक है ना। ये इस प्रकार का एरो यहां पे लग जाता है, प्लस 2N, यहां पे लिख लेता हूं 2NaCl। ये बन गया आपका क्या, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या, क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो आप देख रहे होंगे कि जब सोडियम सल्फेट के साथ किसकी अभिक्रिया करवाई गई, बेरिलियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई गई, तो ये BaSO4, ये एरो जो यहाँ पे लगा है, तो ये क्या हो जाता है, इसके अवशेष जो होते हैं वो इसकी तलहटी पर, जो ये तलहटी नीचे वाला भाग है वहां पर जमा हो जाते हैं और ये श्वेत कलर का, सफेद रंग का हो जाता है। और तो हम समझ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आपने देखा होगा इनके आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे ये सोडियम के साथ जुड़ा था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बेरियम के साथ यहाँ जुड़कर एक नया ही पदार्थ बना रहा है। और उसके साथ NaCl क्या कर रहा है, ये यहाँ पे देख रहे होंगे तुम, ये NaCl ये सोडियम के साथ, ये क्लोरीन जो है ये सोडियम के साथ मिल रहा है, और ये बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ मिलकर एक नए ही तत्व का क्या हो रहा है, एक नए ही पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो इसी को हम द्विविस्थापन कहते हैं। अब देखिए, जो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार थे उसमें जो अंतिम प्रकार है वो है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है ना। उपचयन और अपचयन क्या होता है, हमेशा याद रखना, जब ऑक्सीजन जुड़ता है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही अब उपचयन कहलाता है। अपचयन होता है ऑक्सीजन का हटना। ठीक है ना। ऑक्सीजन का हटना अपचयन क्रिया कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। हाइड्रोजन का हटना उपचयन कहलाता है और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। आप देख रहे होंगे, अब यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार का एक जार है, एक डिश है जो चाइना डिश के नाम से इसको जाना जाता है। हमारे पास इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे फ्लेम पे इसको क्या कर दिया, जला के रख दिया। ठीक है ना। इसके अंदर हमने Cu कॉपर को डाला। ठीक है ना। कॉपर को जब गर्म किया हमने इस चाइना डिश में, तो कुछ देर बाद इसको गर्म करने पर इसका रंग कैसा हो जाता है, इसका कलर हो जाता है, इसका कलर ब्लैक हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो अब एक सवाल बनता है कि क्या होगा जब कॉपर पाउडर को गर्म किया जाता है। एक सवाल बनता है कि क्या होगा जब कॉपर क्या किया जाता है, कॉपर पाउडर को गर्म किया जाता है। तो देखिए, जब क्या होता है कि कॉपर Cu+O2 इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है ना। गर्म किया जाता है तो CuO जो क्या होता है, Cu2+ जो क्या होता है, निर्माण होता है। Cu2+ का मतलब होता है कि Cu+2। ठीक है ना। और ऑक्सीजन O2-। ठीक है ना। इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कॉपर है प्लस ऑक्सीजन है और ये कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो हमेशा याद रखना, जब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उपचयन रासायनिक अभिक्रिया हमेशा याद रखना। ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए Cu+O2। ठीक है ना। ये CuO है। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल और बनता है
कि क्या होगा जब कॉपर टू ऑक्साइड में, जो ये कॉपर टू ऑक्साइड का मैंने कहा कॉपर टू ऑक्साइड ये वाला, ठीक है, जब कॉपर टू ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया कराई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया कराते हैं इसमें CuO प्लस H2, ठीक है, यहाँ पे O2 था, यहाँ पे H2 हाइड्रोजन गैस होगी। जब इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो ये क्या हो जाएगा Cu प्लस H2O। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे CuH2O का निर्माण हो रहा है, और जब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीजन इस कॉपर से हट रहा है और हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। जब क्या होता है, जब इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन का जो ह्रास होता है या ऑक्सीजन का जो हटना होता है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन। तो आपको ये उपचयन और अपचयन समझ में आ चुका होगा। अब देखिए दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव किस प्रकार से होता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपके सिलेबस में यही है, जिसमें आपने देखा होगा। सबसे पहले बात करते हैं साक्षारण की, ठीक है ना, कि साक्षारण क्या होता है। अब देखिए साक्षारण होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा बहुत बार कि जब हम क्या करते हैं, किसी लोहे की चीज को देखते हैं, जैसे सरिया हुआ या कोई दरवाजा हुआ लोहे का या कुछ भी हुआ जो नया नया रहता है, बिल्कुल चमकीली उसकी सतह रहती है, इतनी चमकीली भी नहीं रहती है लेकिन फिर भी वो चमकीला रहता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब हम उसे वायु के संपर्क में या नमी वाले स्थान में छोड़ेंगे, ठीक है ना, जब उसे वायु के संपर्क में और नमी वाले स्थान में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसकी सतह पर एक भूरे रंग का क्या हो जाते हैं, परत चढ़ जाती है और लोहा धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, साक्षारण कहते हैं। अब याद देखना, इसको आप अपने बुक के माध्यम से आप देखो कि इसको किस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे कि जब कोई धातु अम्ल, जब कोई धातु अम्ल व आर्द्रता के संपर्क में आकर उसका सतह खराब हो जाता है, उसका सतह क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, साक्षारण कहते हैं। अब इसमें बचाव भी पूछे जाते हैं कि साक्षारण को जो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें आपके घरों में आपने देखा होगा, खाली लोहा ही नहीं, आपने देखा होगा ये एक धातु है, खाली लोहा ही नहीं, लोहे पे जंग लगता है तो वो भूरे कलर की उसकी परपटी हो जाती है, जो भूरे कलर की जो परपटी लगती है उसी को हम जंग लगना भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है ना। फिर आपने चांदी देखा होगा कि चांदी का जो कुछ टाइम तक अगर उसको अम्ल और आर्द्रता होता है, जो नमी होती है, ठीक है ना, उस नमी में अगर इनको छोड़ देंगे तो इसकी सतह पे काले रंग का ये काले हो जाते हैं, काले रंग की एक परपट्टी चढ़ जाती है और ये चांदी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। आपने देखा होगा दूसरे में आपने देखा होगा तांबा जो आपने देखा होगा घरों में आपके बर्तन भी होंगे, तो तांबे पे क्या हो जाता है कि कुछ समय तक अगर उसे नमी में या आर्द्रता में या अम्ल के उसमें उसका इफेक्ट उसमें पड़ जाता है, तो ये हरे रंग का एक हल्का हरे रंग का क्या चढ़ जाते हैं, एक पट्टी चढ़ जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना कि बचाव के लिए इन चीजों पे क्या किया जाता है। आपने देखा होगा लोहे पे क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है ना, इस पे भी क्या कर देते हैं, इसको भी बचाने के प्रयास किए जाते हैं। और तांबे पे भी आपने देखा होगा किस प्रकार से उसको आर्द्रता और अम्ल के जो बाहरी वातावरण में जो हमारे पास जो नमी रहती है उससे इनको बचाया जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, साक्षारण कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए विकृत गंधिता क्या होता है, आपने पता होगा जो विकृत गंधिता होता है, ठीक है ना,
जो गंध से इसका जो रिलेटिव है, अब देखिए जब जिस खाद्य पदार्थ में तेल या वसा मौजूद होती है, ठीक है ना, और उसका उपचयन हो और उसका स्वाद और गंध में जो क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। आपने देखा होगा घरों में आपके जितने भी जो, जैसे सपोज दैट आपके पास ब्रेड का एक पैकेट है, जो ब्रेड के पैकेट पे अगर जो अंदर से ब्रेड खराब होगी, ठीक है ना, तो उसको हम क्या नहीं कहेंगे, विकृत गंधिता नहीं कहेंगे। हो सकता है उसके अंदर क्या हो, फंगस लग गया हो या बैक्टीरिया लग गया हो, उसके कारण वो ब्रेड खराब हुए हैं। लेकिन हमें पता है कि जब जिस खाद्य पदार्थ में जो तेलिया पदार्थ होते हैं और जो वसा से, जिनमें वसा से रिलेटिव जितने भी हमारे क्या होते हैं पदार्थ होते हैं या खाद्य सामग्रियां होती हैं, उनमें अगर क्या हो जाता है, उसका उपचयन हो जाता है या वो धीरे धीरे खराब होने लगता है या उसका स्वाद परिवर्तन होने लगता है और उसमें गंध आने बैठ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। आप हमेशा याद रखना, इसके बचाव के कारण है, जो बचाव क्या होता है, नंबर 1 बचाव का कारण है इसका प्रतिऑक्सी कारक, जो प्रतिऑक्सी कारक है, ठीक है ना, जो प्रतिऑक्सी कारक है। दूसरा इसके बचाव का मुख्य कारण है वायुरोधी बनाकर, इसको वायु के संपर्क में नहीं रखना है, ठीक है ना। तीसरा है हमारे पास नाइट्रोजन गैस से भरा जाना, नाइट्रोजन गैस से भरा जाना। आपने देखे होंगे कुरकुरे देखे हैं या चिप्स देखे होंगे, उसका जो पैकेट होता है, उसके पैकेट पे आपने देखा होगा उसके अंदर जो वायु भरी होती है उसी को नाइट्रोजन गैस कहा जाता है। अगर वो वायु उसके अंदर नहीं होगी तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाएगी, जो स्वाद और गंध में वो परिवर्तित हो जाएगा। उस पे विभिन्न प्रकार के क्या हो जाएंगे, ये तेलिया और वसा के जो भी हैं वो उपचयन हो जाएगा और उसी को हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। उसके बचने के लिए प्रतिऑक्सी कारक है, वायु रोधी बनाकर उसको रख सकते हैं। नाइट्रोजन गैस से उसको क्या किया जा सकता है, भरा जा सकता है, जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। जो कुरकुरे और जो आपके पास क्या है चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसके अंदर हमेशा आपने देखा होगा नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं, भरा जाता है। लेकिन हमने कहा कि खाद्य पदार्थ का सड़ना जैसे बैक्टीरिया या फंगस के कारण भी हो सकता है, लेकिन वो सड़ना क्या नहीं कहलाएगा, विकृत गंधिता नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दो, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई मज़ेदार वीडियो में।